हाय फ्रेंड्स, हम पढ़े हैं यात्रियों के नज़रिए के बारे में। क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं। आज हम उसके अगले हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फोर्थ पॉइंट है एक अपरिचित संसार की समझ। एक अपरिचित संसार की समझ किसके द्वारा जानेंगे हम? अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। यानी कि अलबरूनी जब आता है तो एक अपरिचित संसार की, उस संसार को कभी देखा नहीं है, वहाँ पे आता है, उससे अपरिचित रहता है और वहाँ की संस्कृतिवादी परंपरा को वो कैसे समझता है, समझने में बाधाएं, उसको वो चीज़ समझने में उसको बाधा होती है, लेकिन फिर भी उन पर वो विजय कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो पॉइंट है कि जैसा हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है जब कहीं भी किसी चीज़ से मिलता है तो वो पहले से जो उसके मन माइंड में रहता है उससे उस चीज़ को भांपता है या मापता है, तो उस आधार पर उसने देखा था। तो प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि बनाई। उदाहरण के लिए अलबरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक। इनमें से पहला अवरोधक था भाषा, यानी कि सबसे बड़ी समस्या उसके सामने क्या थी? भाषा की थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतने भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यानी कि तीन उसको अवरोध दिखाई देते हैं। पहला अवरोध भाषा का दिखाई देता है, दूसरा अवरोध जो दिखाई देता है वो धार्मिक अवस्था और प्रथा का दिखाई देता है, और तीसरा अवरोध दिखाई देता है अभिमान का। तो इस तरह से अलबरूनी जब दूसरे देशों में जाता है तो उसके सामने तीन अवरोध दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से उसके पास इतनी समस्याएं होने के बाद भी अलबरूनी क्या, उसको पता था कि मेरे सामने सब समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी वह लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित रहा। ठीक है, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए किन किन चीज़ों का, अक्सर वेदों का, पुराणों का, भगवद गीता का और पतंजलि के कृतियों का तथा मनुस्मृतियों के अंश उद्धृत किए थे। विशाल पहुंच की एक भाषा। तो अलबरूनी संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहता है? तो अलबरूनी कहता है कि संस्कृत जो भाषा है उसको सीखने में बहुत कठिनाई कर झेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत जो है वो अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत थी। यानी कि अलबरूनी ने संस्कृत भाषा और अरबी भाषा में किस आधार पर समानता दिखाई है? तो उसने बताया कि दोनों में, संस्कृत और अरबी दोनों में शब्द तथा विभक्ति और दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए, वो कह रहा है कि संस्कृत में एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। तो यह बताता है, किसके बारे में? संस्कृत भाषा के बारे में बताता है। अलबरूनी ने जाति व्यवस्था का विवरण किस प्रकार दिया था, या कैसे बताता कि भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन क्या है? अलबरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किस तरह से किया? तो अलबरूनी ने भारत की व्यवस्था को जानने का प्रयास अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को व्याख्या करने में प्रयास किया था। अलबरूनी ने लिखा था कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। यानी कि अलबरूनी के अनुसार फारस में कितने प्रकार के सामाजिक वर्गों की मान्यता थी? तो 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। उसमें कौन कौन से वर्ग थे फारस में? 4 वर्गों में बताता है कि पहले वर्ग में कौन थे? तो पहले वर्ग में घुड़सवार और शासक वर्ग थे। ठीक है, दूसरे वर्ग में भिक्षु थे, तीसरा वर्ग में अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक था, और चौथे वर्ग में खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक आते थे, और अंत में किसको रखता है? तो अंत में कृषक तथा शिल्पकार को रखता है। तो ये प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता की बात करता है। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता है कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, और उसमें विभिन्न विभिन्नताएं केवल धार्मिकता में पालन में थी। यानी कि अलबरूनी इस्लाम में किस तरह की जाति विभाजन बताता है? तो वो बताता है कि इस्लाम में सभी लोग समान थे, उनमें जो अंतर देखने को मिलता है वो अंतर केवल धार्मिकता में पालन के आधार पर थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। यानी कि अलबरूनी जो है वो ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानता है। जाति संबंध के बारे में जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था की गई थी उसके संबंध में ब्राह्मणवादी की व्याख्या को मानता है, लेकिन जो अपवित्रता की मान्यता की गई है उसको वो अस्वीकार करता है। पवित्रता के बारे में वह कहता है कि कोई भी वस्तु जो अपवित्र है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। यानी कि अलबरूनी क्या कहता है कि वह जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी विचारों का समर्थन। जाति व्यवस्था के विषय में अलबरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मण के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंज जो थे, यानी कि शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे अत्यंज नामक श्रेणी जो थे वो सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करेंगे। दूसरे शब्दों में, हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। अलबरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है,
जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ में हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे ऊपर चुनिंदा है। इसी कारण से हिंदू उसे मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जातियों का क्षत्रियों का है, और दूसरी इसके बाद जो है वैश्य आते हैं, और उसके बाद जो है वो शूद्र आते हैं। अंतिम दो वर्णों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्णों के बीच भिन्नता होने पर ये एक साथ ही ये शहरों और गाँवों में रहते थे, समान घरों आवास में मिलजुल कर रहते थे। इसके बारे में कौन वर्णन किया है तो अलबरूनी ने उल्लेख किया है वर्ण व्यवस्था। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, यानी कि इब्न बतूता जो आया था, जो नहीं जानता था, उसको जानने की उसके मन में उत्कंठा थी। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया तो उस समय जो संचार तंत्र था वो किस तरह का था, तो जब दिल्ली आया तो उस समय जो संचार तंत्र था, पूरा महाद्वीप एक वैश्विक संचार तंत्र बन चुका था, जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तक शासकों के साथ बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृत का उपयोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों आदि आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दैवान दोनों हो सकते थे तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों की वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। पान के बारे में इब्न बतूता क्या लिखता है तो कहता है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही लगाया जाता है। पान कोई फल नहीं होता था और इसके केवल इनकी पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इसे प्रयोग करने की विधि है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है या जायफल जैसे होती है। तो पान और नारियल के बारे में कौन वर्णन करता है तो इब्न बतूता पान और नारियल के बारे में वर्णन करता है। नारियल का वर्णन इब्न बतूता किस प्रकार करता है, यानी नारियल को हुबहू कैसे बताया, खजूर जैसे बताया। वह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों से एक है। इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि खजूर में और नारियल में कोई अंतर नहीं, सिवाय एक अपवाद है। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इससे भी मानव दो आंखें तथा एक मुख है, और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसे दिखता है। जैसे इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनमें जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। तो यह बात किसने कही थी नारियल के बारे में, तो इब्न बतूता ने कहा था। भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा है, साधन है तथा कौशल है। इब्न बतूता बताता है कि जो शहरी थे घनी आबादी वाले थे और समृद्ध थे, इससे सिवाय कभी कभी युद्ध तथा अभियानों के होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। दिल्ली के बारे में इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली एक बड़ा शहर था, विशाल आबाद वाली, भारत में सबसे बड़ा बताता है। यानी कि दिल्ली को सबसे बड़ा कौन बताता है तो इब्न बतूता बताता है। दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दौलताबाद कहाँ है, दौलताबाद महाराष्ट्र में था। उसके अनुसार बाजार जो थे वो मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था तथा उनमें कम से कम कुछ में तो नर्तक, संगीतकार तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी किसको, इब्न बतूता को। तो इतिहासकार ने क्या किया कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव से अधिशेष के ग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता कहता है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, यानी भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण एशिया दोनों में मांग थी, जिसमें शिल्पकार तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। दिल्ली के बारे में क्या वर्णन करता है इब्न बतूता, तो दिल्ली के बारे में इब्न बतूता बताता है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत घनी थी। शहर के चारों ओर प्राचीर बनी थी जो अतुलनीय थी। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, यानी कि दीवार की चौड़ाई कितना बताता है तो दीवार की चौड़ाई बताता है कि 11 हाथ थी। एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर होता था, तो यानी कि दीवार की चौड़ाई कितनी हो गई तो 220 इंच हो गई, 220 इंच थी। और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष थे। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेराबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतर भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते थे। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है।
प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं। यानी अलबरूनी दिल्ली शहर के कितने द्वार की बात करता है, तो 28 द्वार की बात करता है यहाँ पे। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल, यानी कि किस दरवाजे को सबसे विशाल बताता है, तो बदायूं दरवाजे को सबसे विशाल बताता है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। अनाज मंडी किस दरवाजे के भीतर है, तो मांडवी दरवाजे के पीछे भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है, यानी गुल दरवाजे बगल में क्या है, तो फलों का बगीचा। इसे देहलवी शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पे गुंबद नहीं है इसमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह के कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं। यानी कब्रगाह में कौन से फूल उगाए जाते थे, तो कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते थे। इब्न बतूता बाजार के बारे में क्या बताता है, तो अब इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, और इस बाज़ार को किस नाम से जाना जाता था, तो इस बाज़ार को ताराबाद कहते थे। ताराबाद के बारे में कौन बताता है, इब्न बतूता। और ताराबाद किसके लिए था, तो पुरुष और महिला पुरुष गायकों के लिए था, जो दौलताबाद में था। दौलताबाद कहाँ था, महाराष्ट्र में। यह सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक की आवाज़ में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है, और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है, और उसकी सेविकाएं उसे झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसके कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था, और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। अपने विचार में इब्न बतूता की गतिविधियों को रेखांकित कीजिए। संचार की एक अनूठी प्रणाली, यानी कि संचार की लोगों को ये बात राजा के पास पहुँचाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, तो उसके बारे में वर्णन करता है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये किस बताता है, इब्न बतूता बताता है कि जितने भी मार्ग बने थे उस पर व्यापारिक मार्गों पर सराय बने हुए थे, विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तय तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव है, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था में माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। डाक व्यवस्था में घोड़े और पैदल कैसे बनते, डाक व्यवस्था पर वर्णन करता है इब्न बतूता, और बताता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। यानी इब्न बतूता भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन करता है, तो 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन करता है, जिसमें अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा गया है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। यानी कि एक डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था थी, और दूसरी डाक व्यवस्था की स्थिति पैदल डाक व्यवस्था थी। इन 2 डाक व्यवस्था का वर्णन कौन करता है, इब्न बतूता करता है। अश्व डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था, उलूक कहा जाता था। ठीक है, और अश्व डाक व्यवस्था कितने मील पर स्थापित थी, तो 4 मील स्थापित थी। पैदल डाक व्यवस्था कितने मील पर स्थापित थी, तो पैदल डाक व्यवस्था प्रति 3 मील अवस्थान पे होती थी। इसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था, दावा कहा जाता था, और अश्व डाक व्यवस्था को उलू कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था 4 मील की दूरी पर स्थित थी, जबकि पैदल डाक व्यवस्था 3 मील की दूरी पर स्थित थी। और हर 3 मील पर एक घनी आबादी वाला गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे। ठीक है, हर 3 मील की दूरी पर क्या होता था, एक घनी आबादी वाला गाँव होता था, और हर गाँव पे यानी हर आबादी वाला एक गांव होता था, और बाहर 3 मंडप होते थे जिसमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है, एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और हर छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है, जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। यानी पैदल डाक व्यवस्था जो थी वह अश्व डाक व्यवस्था से भी अधिक तीव्र होती थी, और इसका प्रयोग किसके लिए अक्सर किया जाता था, तो पैदल डाक व्यवस्था का प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। एक विचित्र देश का वर्णन कौन करता है, तो एक विचित्र देश का वर्णन कौन करता है, अब्दुल रज्जाक करता है। कौन करता है, अब्दुल रज्जाक करता है। कब, 1440 ईस्वी के दशक में अब्दुल रज्जाक कहाँ पे आता है, केरल आता है। तो केरल में कालीकट, जो आधुनिक कोझिकोड कहा जाता है,
तो कालीकट बंदरगाह पर उसने जो चीज़ देखा उसको वो प्रशंसनीय नहीं माना। वह बताता है कि यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश कहा है, ठीक है। यानी विचित्र देश का वर्णन किसने किया है, तो अब्दुल रज्जाक ने किया है, ठीक है। किस जगह को, केरल को जगह को। उसने बताया कि अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया था और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ था। पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी आदम का थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणि कितने चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हूँ। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। यानी कि केरल जो था, केरल के बारे में एक विचित्र देश कहता है और मंगलोर जाके वहाँ पे उसे खुशी प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पे वो मंदिर बना हुआ देखता है मंगलोर में। बर्नियर भारत का विवरण किस रूप में देता है, तो जो फ्रांसवा बर्नियर था वह भारत को एक अविकसित रूप में देखता है, जिसे अविकसित पूर्व कहता है वो, ठीक है। जहाँ इब्न बतूता ने हर चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। वो जो भी चीज़ को देखता था उस चीज़ की तुलना करता था। तो जब तुम किसी चीज़ को देखे और दूसरी चीज़ से तुलना करोगे तो उसमें अंतर तो दिखाई ही देगा। तो उसके आधार पर किसी चीज़ को पूरा थोड़ी ना कह सकते हो भाई, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो उसने क्या किया कि सभी चीज़ों को तुलना कर रहा था। तो विशेष रूप से वह स्थितियाँ जिन्हें उन्हें अवसरवादी कहा था, यानी अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने की थी, तो बर्नियर के ग्रंथ थे। इसमें उसने अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन का उल्लेखनीय वृत्तांत शामिल किया है इसमें। फ्रांसवा जो था वह मुगल के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए करता था कि यूरोप जो है वो श्रेष्ठ है। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था, यानी कि जो फ्रांसवा ने चित्रित किया था भारत के स्वरूप को, तो द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो भारत के बारे में चित्रण प्रस्तुत किया है वह चित्रण किस नमूने पर आधारित था, तो द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था। द्विविपरीतता का मतलब है कि भारत का और यूरोप का दोनों के परिवर्तन उसमें देखता था कि जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है और यूरोप का विपरीत, जैसे कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। इसमें जो विभिन्नताएं महसूस की है उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक क्या थी, तो पहला उसने अंतर बताया था कि भारत में जो भूमि थी वह निजी स्वामित्व की नहीं थी, यहाँ पे निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। ने इस आधार पे किया था क्योंकि उसका मानना था कि निजी स्वामित्व में उसको विश्वास था कि निजी भूमि स्वामी होना चाहिए। तो इस आधार पे उसने देखा कि यहाँ पे आया तो जो भूमि थी उस पर राजकीय स्वामित्व था, तो उसका मानना था कि अगर भूमि पर राजा का स्वामित्व है तो राजा तथा उसके निवासी दोनों के लिए ये चीज़ हानिकारक है। प्रकार का जो अवबोधन था वो बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्री के वृत्तांत में यह चीज़ देखने को मिलता है। फ्रांसवा बर्नियर का मानना था कि जो भूमि थी वो राजा के पास होने के कारण यह तर्क देता है कि जो भूमि भूधारक है अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता था क्योंकि राजा की भूमि थी, तो इसलिए जो उत्पादक है वह स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन रहते थे, यानी उसमें निवेश वो नहीं कर सकते थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका जो पश्चिमी यूरोप में हो रहा था, इसको रोका और भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते थे। ये किसका उदाहरण दे रहा है, यूरोप का। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति होती रही सिवाय शासक वर्ग के। तो यह विवरण किसने दिया था, तो फ्रांसवा बर्नियर ने दिया था। पहला पॉइंट कि उसने जो भूमि की बात करता है कि भूमि निजी स्वामित्व में न होकर राजा के पास थी, तो यह वो कमी दिखाता है यूरोप और भारत के परिप्रेक्ष्य। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा कि इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर राजा को क्या बताता है कि मुगल साम्राज्य का जो राजा था भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर क्या हुए थे, विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था कि राजकीय भूमि स्वामित्व का होना। इस तरह से अगर बात करें कि जो विचार रखा था फ्रांसवा बर्नियर और उसके बातों का खंडन किया जाए तो आश्चर्य की बात है। अगर एक सरकारी दस्तावेज देखा जाए मुगल साम्राज्य का, तो उसमें जो इंगित किया गया है कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी है, यह सही बात नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल, ठीक है, वो भूमि राजस्व को क्या बताता है, राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। यानी कि अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या बताता है, राजत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान के बदले की गई मांग प्रतीत होती है।
न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान थी न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। ठीक है, तो यह भूमि जो राजस्व का पारिश्रमिक था उसको फ्रांसवा बर्नियर लगान समझ लिया था, जैसे यूरोप में लिया जाता था। लेकिन जो अबुल फजल था वह भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक मानता था, जो कि राजा उनको रक्षा कर सके, इसलिए वो लेता था ये सब चीज़ों को। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया था। तो बर्नियर के इन विचारों को किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो एक था फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। उसने उसने बर्नियर के उस सिद्धांत का प्रयोग किया था जिसमें वृत्तांत का प्रयोग, जिसमें प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन कि बर्नियर के किस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने अपनाकर प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत के विकसित करने में किया था? तो उसके वृत्तांत को। ठीक है, जिसमें क्या कहा था? जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामी होता है तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। तो उसके यानी बर्नियर के विचार के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुशवाद शब्द का प्रचार किया था। कहाँ पे? अपने देश में। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया था। यानी कि जो 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स आता है वह इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में क्या करता है? आगे बढ़ाता है। पूछ देगा कि एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत पर कौन बढ़ाता है? तो कार्ल मार्क्स बढ़ाता है। और राजा निजी भूमि स्वामित्व के विचार को कौन आगे बढ़ाता है? तो मॉन्टेस्क्यू बढ़ाता है। ठीक है, उसने कार्ल मार्क्स ने क्या विचार दिया? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। यानी अधिशेष का ग्रहण, उपनिवेश से पहले अधिशेष का ग्रहण राज्य के द्वारा होता था। यह विचार किसने दिया था? तो यह विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्भीक से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। अगर मान लें कि यह विचार जो उन लोगों के द्वारा दिया गया था, तो ये ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक ओर बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बलाहार। इन दोनों को, भूमिहीन श्रमिक को क्या कहा जाता था? बलाहार कहा जाता था। भूमिहीन श्रमिक को एक क्वेश्चन पूछ देता है कि भूमिहीन श्रमिक को क्या कहा जाता था? तो बलाहार कहा जाता था। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का उपयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रखता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वाहन लायक उत्पादन कर पाते थे। तो ये किसके विचारों का खंडन था? तो ये कार्ल मार्क्स के विचारों का खंडन था, जो समतावादी ग्रामीण समुदायों की बात करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे समतावादी ग्रामीण समुदाय नहीं थे, यहाँ पे कई वर्गों में लोग बटे हुए थे। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विभेद यहाँ पे देखने को मिलता था। एक अधिक जटिल सच्चाई, सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सच्चाई, सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जैसे फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह इस समृद्धि, यानी किसका निर्यात होता था? तो सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। किस चीज़ का? बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आई थी। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यानी कि उसके अनुसार क्या है कि कितने प्रतिशत भाग, यानी कि जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। कब? 17वीं शताब्दी में। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, यानी कि जनसंख्या अधिक होने के बाद भी, यहाँ पे सब कुछ देखता है, उसके बाद भी मुगलकालीन जो था शहर, उसको शिविर नगर कौन कहता है? तो फ्रांसवा बर्नियर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से बिखर जाते हैं। उसने यह भी सुझाव किया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं थी और राजकीय प्रशय पर आश्रित रहते थे। भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर ने एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत किया था शहर के बारे में। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में नहीं थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, यानी अगर बात करी जाए तो सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में नहीं थे। जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे।
पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखन आदि सम्मिलित थे, जहाँ कई राजकीय प्रशय पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों का भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। तो उसी के आधार पर ये अपना विचार प्रस्तुत किया होगा कि ये लोग सभी राजा के आश्रय में या प्रशय में रह रहे होंगे और जब जरूरत पड़ता है तब रहते नहीं, कहीं चले जाते हैं। ठीक है, इस आधार पर उसने सब सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया था। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत के लिए एक उद्धरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण देता है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य था, जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती थी। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर ने बंगाल की तुलना किसके साथ किया है? तो फ्रांसवा बर्नियर ने फ्रांसवा बंगाल के बारे में क्या कहता है? तो फ्रांसवा बंगाल के बारे में बताता है कि बंगाल जो था वह एक विशाल राज्य था जो मिस्र से बड़ा था। ठीक है, जो मिस्र के समान था, न केवल चावल, मकई तथा जीवन के अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी आगे था, बल्कि मिस्र जो मैंने कहने का मतलब है कि जो बंगाल है वो मिस्र से आगे है। किसमें? चावल उगाने में, मकई उगाने में और जीवन की अन्य वस्तुओं जैसे कि जो वस्तुएं मिस्र में नहीं उगाई जाती। कौन सी वस्तु मिस्र में नहीं उगाई जाती थी? रेशम नहीं उगाया जाता था, कपास नहीं उगाया जाता था और नील उगाया जाता। मिस्र में चावल और मकई उगाया जाता था, उसमें भी बंगाल आगे था। राजकीय कारखानों के बारे में वर्णन करने वाला कौन था? संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ठीक है, कौन? फ्रांसवा बर्नियर जो था वह एकमात्र यात्रा वृत्तांतकार था जो राजकीय कारखाने के बारे में वर्णन करता है। वह कहता है कि एक बड़ा कार्यशाला था, कारखाना था शिल्पकारों का, जहाँ पे एक कक्ष में कसीदकार एक मास्टर रहता था, दूसरे कक्ष में सुनार रहता था, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रक्स का रोगन लगाने वाले, पाँचवें में बढ़ई, खरीदी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले सब शिल्पकार वहाँ पे रहते थे। ये लोग सुबह आते थे और शाम में चले जाते थे। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक के बारे में। तो दास के वर्णन में क्या था कि दास उपहार में स्वरूप भी दिए जाते थे उस समय। कौन बताता है? इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक को के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदा था। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार देने के लिए क्या खरीदा था? तो घोड़ा, ऊँट और दास खरीदा था। जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा दिया। ठीक है, इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दिए थे। ठीक है, ये कितने दास दिए थे? 1,00,000 टका और 200 दास दिए थे। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों की भी नियुक्ति करता था। दासों का सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाज के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना था। उसने लिखा था कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा देती थी और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी सती प्रथा का वर्णन किसने किया है? तो सती प्रथा का वर्णन फ्रांसवा बर्नियर ने किया है। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहीं तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालतों के सामने भी ले जाती थी। अतः असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों पर परिसीमित कर रखा जाता था। दासियों के बारे में इब्न बतूता क्या बताता है कि यह सम्राट की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरी की मुखबिरी करता है। जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता था जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी है वह उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। यह बात किसने किया है? तो इब्न बतूता बताता है कि राजा अमीरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए दासों को रखता था। सती प्रथा के बारे में वर्णन कौन देता है? तो फ्रांसवा बर्नियर देता है सती प्रथा के बारे में। बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था,
की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले जाए। उस लकड़ियों पर बैठाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए। ऐसी स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध के बाहर आने के असमर्थ में रोकने में असमर्थ था। मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी उज्बेकिस्तान से कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। मार्को पोलो इटली से कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता मोरक्को कब आया था? 14वीं शताब्दी में आया था। अब्दुल अल रज्जाक कमात अल दिन इब्न इस्क अल सरकम समरकंद से कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। अफानासी निकितिन 15वीं शताब्दी में रूस से आया था। 1466 से 1472 ईस्वी तक भारत में बिताया, यानी 16 साल तक रहा था। कौन? अफानासी निकितिन। दूरते बारबोसा कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था। 1518 में भारत की यात्रा की थी। कौन? दूरते बारबोसा। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1521 में पुर्तगाल में मृत्यु हुई थी। सईदी अली रईस कब आया था? तो 1562 ईस्वी में आया था। मृत्यु का वर्ष दिया इसके। तुर्की से आया था। वाह बेटा, मृत्यु पूछेगा। अंटोनियो मानसेरेत कहाँ से आया था? स्पेन से आया था। कब आया था? 1536 से 1600 तक रहा था यहाँ पे। महमूद वली बल्खी वल्क से आया था। महमूद वली बल्खी कहाँ से आया था? बल्ख से आया था। कब? 17वीं शताब्दी में आया था। पीटर मुंडी